नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं फिर से एक बार तहे दिल से जोरदार तरीके से स्वागत करती हूं और आप सबसे आशा करती हूं आप एकदम सही होंगे, फिट होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपनी पढ़ाई में। तो चलिए उसी व्यस्तता को थोड़ा और बढ़ाते हैं, पढ़ाई में थोड़ा सा और मजा लाते हैं। इसमें देखिए हम पॉलिटी लिस्टिंग को आप फिर से एक बार देखने वाले हैं। जो हमारा ये पार्ट होगा वो होगा पार्ट 7, बायलैंग्वेज होगा आपका, इंग्लिश मीडियम और हिंदी में दोनों में होगा। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को और देर क्यों करना शुरू करने में चलिए देखते हैं। पहला आज क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पर क्या कह रहा है कि राज्य विधानमंडल और संसद के बीच विधायी प्रक्रिया की क्या तुलना है। हमें यहाँ पर तुलना देखनी है उन लोगों के बीच में, जैसे पार्लियामेंट की और स्टेट लेजिस्लेचर की। चलिए क्या कह रहा है, विद रिगार्ड टू ऑर्डिनरी बिल, किसके संदर्भ में, साधारण विधेयक के संदर्भ में, संबंध में यहाँ पर देखना है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर वाया मिनिस्टर और वाया प्राइवेट मेंबर। ठीक है, यह संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। ये साधारण विधेयक की बात हो रही है और ये किसी मंत्री या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा इसको पेश किया जा सकता है। वही कह रहा है, इट पासिस थ्रू द फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड द थर्ड रीडिंग इन द ऑर्डिनेशन हाउसेज। यह प्रारंभिक सदन या फिर पहले, दूसरे, तीसरे पार्ट से गुजरता है, उनकी रीडिंग से गुजरता है। और ये तभी देखिए ये तभी पारित माना जाता है जब इसमें संसद के दोनों सदनों की संशोधन या बिना किसी अमेंडमेंट की सहमति हो। यहाँ पर वही चीज कही गई है। अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज टेक प्लेसेस व्हाइल द फर्स्ट हाउस rejects the bill or proposes amendments that are not acceptable to the first house or does not pass the bill within 6 months. That means यहाँ पर कहा गया है कि ये तभी पारित माना जाता है ये साधारण विधेयक जब इसमें संसद के दोनों सदनों की संशोधन या बिना संशोधन की सहमति हुई। ये चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब कह रहा है कि देखिए दोनों सदनों के बीच अगर गतिरोध तब होता है जब दूसरा राज्य द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाए या फिर संशोधन द्वारा उसे प्रस्तावित कर दिया जाए। तो पहले सदन को स्वीकार ना हो, ये 6 माह तक, 6 मंथ्स तक ये विधेयक को पारित नहीं किया जाता है। यहाँ पर वही चीज बोली जा रही है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द मैकेनिज्म ऑफ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट to resolve the deadlock between them over the passage of a bill. That means संविधान में यहाँ पर क्या रहता है कि संविधान में किसी विधेयक के गतिरोध से निपटने के लिए संसद, पार्लियामेंट के दोनों सदनों की एक ज्वाइंट मीटिंग होती है, ज्वाइंट क्या बोलते हैं उसको, सिटिंग होती है। ठीक है, उसका उपबंध होता है। यही चीज यहाँ पर कहा गया था। लोकसभा कैन नॉट ओवरराइड द राज्यसभा द पासिंग द बिल फॉर द सेकंड टाइम एंड वाइस वर्सा। यहाँ दीजिए यहाँ पर क्या क्या है कि लोकसभा दूसरी बार विधेयक को पारित कर राज्यसभा पर अभिभावी नहीं हो सकती। इसी तरह दूसरी स्थिति में भी दोनों सदनों के बीच गतिरोध समाधान एकमात्र रास्ता क्या रह जाता है, यहाँ पर एकमात्र रास्ता आपका क्या रह जाता है, ज्वाइंट सिटिंग रह जाता है। चलिए यहाँ पर वही चीज बोली गई थी। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। इफ अ ज्वाइंट सिटिंग इज नॉट सम्यूट बाय द प्रेसिडेंट द बिल एंड्स एंड बिकम्स डेड। यहाँ पर क्या होता है कि किसी विधेयक पर अगर गतिरोध के समाधान के लिए, चाहे वह राज्यसभा में हो या लोकसभा के लिए हो, तो संयुक्त बैठक का उपबंध किया जाता है। और यदि प्रेसिडेंट द्वारा दोनों सदनों को इसके लिए नहीं बुलाया जाता है तो विधेयक जो है वो खुद ही समाप्त हो जाता है। क्लियर हो गया है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें यहाँ पर क्या लिखा गया है। इसके सामने स्टेट लेजिस्लेचर में क्या कहा गया है वो हम देखते हैं कि राज्य विधानमंडल में ऐसा क्या, इससे रिलेटेड क्या उपबंध दिए गए हैं। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है या किसी मंत्री या गैर सदस्य द्वारा पेश भी किया जा सकता है। फिर हम देखेंगे तभी पारित माना जाता है। इट पास थ्रू द फर्स्ट, सेकंड एंड रीडिंग्स, आपको सेम चीज थी। It is deemed to have been passed by the state legislature only when both houses have agreed to it either with or without amendments. इसमें तभी पारित माना जाता है जब इसमें राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संशोधन या बिना किसी अमेंडमेंट की सहमति हो या दोनों सदनों के बीच गतिरोध तक होता हो। तब विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, जो उसे है अमेंड करके उसे प्रस्तावित भी कर सकती है। और विधानसभा जो उसको स्वीकृति ना हो या फिर वो क्या कर सकता है, 3 महीने तक वो विधेयक पारित ना करे। इसमें वही चीज बोली गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन does not provide for the mechanism or joint sitting two houses of the state legislature to solve a deadlock between them over passage of a bill. Clear हो गया है। देखिए, the legislative assembly can override the legislative council by passing the bill for second time. यहाँ पर क्या कह रहा है,
कि इसमें क्या बताया गया है कि बेसिकली कि संविधान में क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे कि दोनों सदनों के बीच जब ऐसा गतिरोध हो गया फिर इसके बाद क्या संविधान में किसी विधेयक पर मसौदे पर विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध यहाँ पर नहीं किया गया है। ये हम पढ़ चुके हैं ऊपर, इसमें ये चीज बोली गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर मोटा मोटा हमें क्या समझना है कि संविधान में यहाँ पर क्या होता है कि विधानसभा विधेयक पास करने में विधान परिषद के अभिभावी हो सकती है। जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित कर परिषद को भेजा जाता है, तब क्या होता है, यदि परिषद इसे अस्वीकार कर दे तो सुधार के लिए फिर कहा जाए, तो 1 माह तक इसे पारित ना करे तो इस रूप में क्या होता है कि उसे उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में विधानसभा ने इसे पारित किया था। यहाँ पर वही चीज बोली गई है ना। देखिए, द मैकेनिज्म और पासिंग द बिल फॉर द सेकंड टाइम टू रिजॉल्व अ डेडलॉक अप्लाइज अ बिल ऑर्गेनाइजेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली व्हेन अ बिल विद हैज ऑर्गेनाइजेटेड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड सेंट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली इज रिजेक्टेड बाय द लेटर द बिल एंड बिकम डेड हो जाता है। वही चीज बोली गई है कि देखिए, परिषद से आए विधेयक को यदि विधानसभा स्वीकार कर देती है तो खुद ही जो है वो समाप्त हो जाता है ना। यहाँ पर अब देखिए किसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर धन विधेयक से संबंधित है, मनी बिल से संबंधित है। किसके संदर्भ में? मनी बिल से संबंधित संसद के संदर्भ, पार्लियामेंट के संदर्भ में यहाँ पर क्या क्या प्रोविजन है देखिए। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, नॉट इन द राज्यसभा, क्लियर है। और इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय मिनिस्टर, नॉट बाय प्राइवेट मेंबर, ये केवल एक मंत्री द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, ना कि गैर सरकारी सदस्य द्वारा। अब देखेंगे कि दूसरे राज्यसभा द्वारा इसे संशोधित या स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे लोकसभा को संशोधन या विधान संशोधन के 40 डेज के अंदर जो है लौटा देना चाहिए होता है। ठीक है, द लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट और ऑल और एनी द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। इसमें क्या है कि यदि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, सेम एज इट इज। इफ द लोकसभा एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन द बिल इज देन डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द बोथ हाउसेज इन द मॉडिफाइड फॉर्म। यदि लोकसभा किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो इसे दोनों सदनों द्वारा परिवर्तित रूप में पारित मान लिया जाता है। इफ द लोकसभा डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन द बिल इज देन डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द बोथ हाउसेज एज फॉर्म और ओरिजिनली पास्ड बाय द लोकसभा विदाउट एनी चेंजेस। यानी कि यदि लोकसभा किसी सिफारिश को ना माने तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उसे मूल रूप से ही पारित माना जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि यदि राज्यसभा विधेयक को 14 दिन के भीतर लोकसभा को ना लौटाए तो तय सीमा के भीतर इसे पारित मान लिया जाता है। यहाँ पर ये चीज बोली गई है। फिर आप देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ एनी डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज। यदि यहाँ पर संविधान में दोनों सदनों के बीच किसी गतिरोध के समाधान हेतु कोई उपबंध नहीं है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि दिस इज बिकॉज द विल ऑफ द लोकसभा इज मेड टू prevail over that of the राज्यसभा if the latter does not agree to the bill passed by the former। That means ऐसा इसलिए है ताकि राज्यसभा पर क्या होता है कि लोकसभा अभिभावी रहे, और इसी यदि राज्यसभा सहमत ना हो तो भी लोकसभा द्वारा विधेयक को पारित किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। आइए चलिए अब हम इसमें देखते हैं दूसरा प्रोविजन यहाँ पर क्या दिया गया, किसके संदर्भ में है। जैसे अभी बताया ना, किसके संदर्भ में, देखिए स्टेट लेजिस्लेचर के संबंध में। अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे कि मनी बिल के बारे में, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में हम पढ़ेंगे क्या डिफरेंस है। तो इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड नॉट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पर क्या कहा गया कि ये केवल विधानसभा में पुनः स्थापित हो सकता है, ना कि विधान परिषद में। ध्यान दीजिए, इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। परिषद में ये पुनः स्थापित नहीं हो सकता, इसे केवल राज्यपाल की संस्तुति के बाद ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय मिनिस्टर, नॉट बाय प्राइवेट मेंबर। इट कैन बी रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी रिटर्न टू द लेजिस्लेटिव असेंबली विद इन 40 days either without amendments. This legislative assembly can either accept or reject all or any of recommendations of the legislative council. If the legislative assembly accept any recommendation to the bill, then they meet to have been passed by the both houses in the modified form. If the legislative assemblies does not accept any recommendation, क्या होता है कि यदि इसमें देखिए मोटा मोटा समझिए क्या कहा गया है कि देखिए यदि विधानसभा किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो इसे दोनों सदनों द्वारा परिवर्तित रूप से पारित मान लिया जाता है, और यदि विधानसभा किसी सिफारिश को ना माने तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा इसके मूल रूप से पारित माना जाएगा। वही कहा गया है इसमें कि देखिए यदि अगर विधानसभा विधेयक को 14 डेज के अंदर ना लौटाए तो तय सीमा के भीतर इसे पारित मान लिया जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पर भी बोली गई थी 14 डेज को लेकर। देखिए यहाँ पर क्या संविधान में दोनों सदनों के बीच गतिरोध के समाधान हेतु यहाँ पर भी कोई उपबंध नहीं दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ एनी डेडलॉक
डेडलॉक बिटवीन टू हाउसेज। दिस इज बिकॉज क्या है, ताकि विधान परिषद पर विधानसभा विभाग रहे। ठीक है, यदि विधान परिषद सहमत ना हो तो भी विधानसभा द्वारा विधेयक पारित किया जा सकता है। सारी चीजें क्लियर हो गई है। चलिए क्या कह रहा है नेक्स्ट, कमिटीज एंड कमीशंस ऑन अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, स्थानीय नगर शासन विषय पर समितियां और आयोग कब कब क्या है, किसका अध्यक्षता किसने की, कब गठित किए गए, इनका वर्ष जो है वो दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू चेंज माई कलर ऑफ माई पैन। बेसिकली उसमें थोड़ा सा ज्यादा डल दिख रहा है, इसको हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पर। चलिए ये बेस्ट रहेगा ना। चलिए देखिए इसमें ईयर्स दिए गए, नेम ऑफ द कमेटी एंड कमीशंस एंड चेयरमैन दिए गए हैं, यानी कि एक तरफ ईयर्स दिए गए, उसके समिति आयोग दिए गए, उनके अध्यक्ष कौन थे ये दिया गया है। 1949 से 51 में आप देखेंगे लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी हुई थी, जब समिति बैठी थी तो उसमें पीके जो वटाल थे इनके अध्यक्ष थे। 1953 एंड 54 में टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन जोहन मथाई। 1963 से 65 के बीच में कमेटी ऑन ट्रेनिंग ऑफ म्युनिसिपल एम्प्लॉयज की बात की जा रही है। नगर निगम कर्मचारी के प्रशिक्षण पर गठित समिति बैठी थी, तब कौन था वहां पर, नरुद्दीन अहमद थे वहां पर उनके अध्यक्ष। ठीक है, रूरल अर्बन रिलेशन कमिटीज 1963 से 66 के बीच में एपी जैन। 1963 में कमेटी ऑन मिनिस्टर ऑन ऑग्यूमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, इसमें राफिज जकायरा जो है वो उस वक्त अध्यक्ष थे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 1974 में क्या होता है, नगर प्रशासन में बजटीय सुधार पर एक समिति बनी थी और उसमें गिरिजापति मुखर्जी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। इसमें 1985 से 88 में नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन में सीएम कोरिया जो थे वो इसके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन कैंटोनमेंट जो बोर्ड है, कैंटोनमेंट बोर्ड यानी कि छावनी बोर्डों की जो वर्गीकरण की यहाँ पर क्लासिफिकेशन बेसिकली बताया गया, विच इज वेरी स्मॉल एंड कंसाइज। देखिए कैटेगरी 1 एंड 2 कैटेगरीज है, सिविल पॉपुलेशन कितनी थी वहां पर, नागरिक जनसंख्या, इसके बाद यहाँ पर 3 एंड 4 दिया गया है, सिविल उनकी पॉपुलेशन, ये सब दिया गया है, विच इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर रिगार्डिंग योर एग्जाम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब भी पंचायती राज की बात आ जाए ना तो थोड़ा सा हमें सतर्क हो जाना पड़ता है, क्योंकि पंचायती राज पर अध्ययन दल और समितियां यहाँ पर दी गई है। चलिए उसको देखते हैं, इनके ईयर्स दिए गए, एक तरफ नेम ऑफ द स्टडी टीम यानी कि अध्ययन दल कौन सा है और उसकी यह कमेटी कौन सी है और उनके अध्यक्ष उस वक्त कौन रहे थे। जैसे फर्स्ट दिया गया 1960 में पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकरण पर, किसपे, यांत्रिकरण पर यहाँ पर बात की गई है, तो स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा है, तो इसमें पंचायतों की जो है वो यांत्रिकरण पर गठित समिति बैठाई गई थी, वो BR राव के अध्यक्ष में। इसको 1961 में वर्किंग ग्रुप ऑन पंचायत एंड कोऑपरेटिव SD मिश्रा उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद 1961 में स्टडी टीम ऑन पंचायत राज V ईश्वरन जो थे उस वक्त इसके अध्यक्ष रहे थे 1961 में। अब हम देखेंगे नया पंचायत की बात की गई, न्याय पंचायत है ये, तो 1962 में जो है इसका वर्ष गठन का रहा था इस समिति का। फिर आप देखेंगे GR जो राजगोपाल थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। वही हम देखते हैं इसमें स्टडी ग्रुप ऑन बजटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन 1963 में S रामकृष्णैया ने इसमें जो है रामकृष्णैया ने अध्यक्षता की थी। फिर 1960 स्टडी टीम ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफ द पंचायत राज बॉडीज RK खन्ना। स्टडी टीम ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ पंचायत राज एंड इंस्टीट्यूशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसिक लैंड रिफॉर्म मेजर्स 1969 में इसकी स्थापना की गई थी समिति की। V रामानाथन जो है कौन है, V रामानाथन उनके संदर्भ में वो अध्यक्ष थे। 1976 कमेटी ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायत राज श्रीमती दया चौबे ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी, कब, 1976 में। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्या कह रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स ऑफ यूटीज, यहाँ पर क्या केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे क्या है वो हम देखते हैं। जैसे एक तरफ आपको केंद्र शासित प्रदेश लिखे हैं, दूसरी तरफ इसमें कार्यपालिका लिखा है। ठीक है, फिर इसमें आप देखेंगे कि विधायिका लिखा हुआ, फिर इसमें न्यायपालिका लिखा गया। तो यहाँ पर यूटीज के संदर्भ में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बारे में हमें जानना है। जैसे अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह जो है आइसलैंड, वो क्या है, उपराज्यपाल उनके एग्जीक्यूटिव है यहाँ पर। ठीक है, विधायिका यहाँ पर नन है। इसके बाद अंडर कलकत्ता हाईकोर्ट, ये किस कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आता है ये। ठीक है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर प्रशासक है कार्यपालिका। ठीक है, अंडर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट इसके अधीन है, जो ये हाईकोर्ट है इसके अधीन है। दादर एवं नागर हवेली एडमिनिस्ट्रेटर अंडर बॉम्बे हाईकोर्ट। दिल्ली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पर विधानसभा है और यहाँ पर सेपरेट हाईकोर्ट है इसका। ठीक है, अलग उच्च न्यायालय है। लक्षद्वीप में देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटर अंडर केरला हाईकोर्ट के अंतर्गत है ये। ठीक है, पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर मद्रास हाईकोर्ट। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पर विधानसभा है अंडर जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के अंतर्गत है। लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर और यहाँ पर आप देखेंगे नथिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर जो हाईकोर्ट क्या है ये किसके, लद्दाख किसके अंतर्गत आता है, जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय के अधीन है। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, अब किस बात के डिफरेंस की बात कर रहा है। देखिए डिफरेंस क्या होता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में डिफरेंस क्या होता है वो हमें देखना है। जैसे स्टेट्स की बात दी गई, रिलेशनशिप
रिलेशनशिप विद द सेंटर इज फेडरल, यानी कि केंद्र से संघीय संबंध क्या है, ठीक है। यूटीज देयर रिलेशन विद द सेंटर इज यूनिटरी, यानी कि केंद्र से एकात्मक संबंध है। केंद्र के, अब इसमें क्या है, केंद्र के साथ शक्ति का बंटवारा, द शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर विद द सेंटर। अब यूटीज का इसके राज्य के प्रति क्या है, ये सीधे तौर पर केंद्र के प्रशासन और नियंत्रण में होते हैं। दे हैव ऑटोनॉमी, उनके पास वो क्या, ये इन्हें स्वायत्तता है, जबकि इसमें देखेंगे इन्हें कोई ऑटोनॉमी नहीं, इन्हें स्वतंत्रता नहीं है। देयर आर, यहाँ पर देखेंगे कि दे आर इज इंफॉर्मेटरी इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। यहाँ पर क्या है कि राज्यपाल का प्रशासनिक व्यवस्था में समरूपता है, जबकि आप देखेंगे देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। देयर एग्जीक्यूटिव हेड इज नोन एज गवर्नर, जो यहाँ पर राज्यपाल हैं कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, जबकि आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है कि कार्यपालिका प्रमुख अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे प्रशासक हो गया, उपराज्यपाल हो गया या मुख्य आयुक्त हो गया। गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, इसमें प्रशासक जो राष्ट्रपति के अभिकर्ता की तरह होते हैं। पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट इन रिलेशन टू द स्टेट एक्सेप्ट अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। यहाँ पर राज्यों के मामले में संसद को राज्य सूची के विषय पर कुछ अमान्य परिस्थितियों को छोड़कर विधि बनाने का अधिकार नहीं होता है, जबकि आप देखेंगे कि संसद को केंद्र शासित प्रदेशों में 3 सूची के विषयों पर विधि बनाने का, लॉ बनाने का राइट होता है। क्लियर है। अब देखिए इंडियन टेरिटरी इन 1950 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है कि 1950 में भारतीय क्षेत्र जो 4 भागों में विभक्त थे ना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। इसके बाद क्या हुआ था यहाँ पर आजादी के बाद फिर 14 स्टेट्स और कुछ यूटीज में इसको बदल दिया गया था, है ना। यहाँ पर देखिए स्टेट 1 में यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, ये मैंने आपको पढ़ा है। स्टेट बी में यहाँ पर कुछ राज्यों के नाम है, स्टेट सी में, स्टेट डी में, इस तरह से डिवाइडेड थे। चलिए आगे देखते हैं। कमिटीज एंड आर्टिकल्स रिलेटेड टू पंचायत, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो आपका पीसीएस का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, क्योंकि पंचायती राज है वो हर सिलेबस में आपको मिलेगा। तो चलिए अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, इसको कमर कस लीजिए थोड़ा सा जल्दी से। चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से था, और पंचायती राज को 1992 के 73 अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जोड़ा गया था। इस एक्ट ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया खंड, कौन सा खंड जोड़ा था, भाग 9 जोड़ा था, पार्ट 9 इसमें सम्मिलित किया और इसे पंचायत के नाम से इस पार्ट में उल्लेखित किया गया। इसमें देखेंगे कि आर्टिकल 243 से 243 किसकी बात कर रहा है, आर्टिकल 243 से लेकर 243G तक आप देखेंगे। इसमें यहाँ पर 243 से लेकर 240O तक। इन एडिशन द एक्ट हैज आल्सो एडेड अ न्यू 11th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आर्टिकल जो था वो 243 से 243G के O के प्रावधान, 243O है, माफी चाहती हूँ, का प्रावधान सम्मिलित किया गया और इस अधिनियम ने, इस एक्ट ने संविधान में एक नई शेड्यूल जोड़ा जिसे 11th शेड्यूल बोला गया। ठीक है। इस सूची में पंचायतों की 29 जो कार्यकारी विषय वस्तुएं हैं, और ये आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 243G के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखिए ये इस अधिनियम से ने संविधान के 40वें अनुच्छेद को एक व्यवहारिक रूप दिया, जिसमें कहा गया, देखिए इसमें क्या कहा गया, यहाँ पर लिखा है कि ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें उन आवश्यक शक्तियों और अधिकारों को से विभूषित करेगा जिससे कि वे स्वशासन की इकाई की तरह कार्य करने में कैपेबल हो। और ये अनुच्छेद डीपीएसपीज का एक हिस्सा है। डीपीएसपीज की बात करें, उसका क्या है, एक हिस्सा है। राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट ऑफ एस्टेब्लिश पंचायत राज, ये आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये योजना जो था, इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के कहां पर, नागौर जिले में, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसके बाद आफ्टर दैट आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1959 में लागू किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर लिख देती हूँ। चलिए आगे कह रहा है इसमें, अब देखिए क्या है यहाँ पर, पंचायतों से रिलेटेड जो है ना कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं। देखिए मैं बार बार नहीं बोलूंगी, वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायती राज आ रहा है तो बिल्कुल सतर्क हो जाइए, अवेयर हो जाइए। यहाँ पर क्या कह रहा है, आर्टिकल 243 डेफिनेशन बताता है पंचायती राज की, 243A ग्राम सभा, 243B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, यानी कि पंचायतों का, यहाँ पर 243B क्या बोलता है, पंचायतों का संविधान, 243C कंपोजिशन ऑफ पंचायत, स्वगठन। ठीक है। फिर 243D में आप देखेंगे कि सीटों का आरक्षण, 243E में देखेंगे पंचायतों के कार्यकाल के बारे में बताया गया। 243F क्या बताता है, पंचायतों का 243F सदस्यों से आयोग्यता, सदस्यों में जो आयोग्यता है उसके बारे में, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स बताया गया है। 243G अभी बताया मैंने, पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उसके उत्तरदायित्व बताया गया है। 243H पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड्स बाय ऑफ द पंचायत,
इसका मतलब है कि पंचायतों के करारोपण की शक्ति बताई गई है। 243I में क्या कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन, इसके बाद 243J ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत, 243K इलेक्शन टू द पंचायत, 243L एप्लीकेशन और टू यूनियन टेरिटरी, 243M पार्ट्स नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरिया, 243N कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज इन पंचायत, यानी कि 243N क्या कहता है कि पहले से विधान कानूनों और पंचायतों को जारी रखना है। नॉट लास्ट क्या है, 243O चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। तो कितने आर्टिकल्स में, कहां से, 243 से लेकर 243O तक जो है वो पंचायत में आपको देखने को सारी चीजें इसमें मिलेंगी। क्लियर है। कमिटीज रिलेटेड टू पंचायत राज इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज से संबंधित जो समितियां बनाई गई हैं, कमिटीज बनाई गई हैं, उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। मतलब मैं क्या बताऊं इसके बारे में आपको कि बहुत बार अनकाउंटेबल टाइम्स हमारा जो एग्जामिनर है स्टेट एग्जाम्स में अगर हम बात करें या फिर यूपीएससी में भी बहुत बार पूछा गया है, ट्रस्ट में बहुत बार पूछा गया। खंगालिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, मुझे लगता है हर साल इससे एक क्वेश्चन आता है, तो दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो डोंट स्किप दिस पार्ट। यहाँ पर बलवंत राज मेहता कमेटी दिया गया है, देखिए, और फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका गठन कब हुआ था, जनवरी 57 में। वेरी इंपॉर्टेंट, इन जनवरी 57 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमिटी टू एग्जामाइन द वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द नेशनल extension service and to suggest measure for their better working. The chairman of this committee was बलवंत राय जी मेहता। मैं इसको साधारण भाषा में समझाना चाहूंगी। जनवरी 1957 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है और उसके साथ साथ राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा किए गए कार्यों की जो जांच है और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए एक उपाय सुझाने के लिए उन्होंने एक समिति का गठन किया। ठीक है, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, इसमें क्या था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यहाँ पर स्वायत्ता की बात की गई है ना, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अगर हम देखते हैं इसमें, तो वहां पर क्या है कि इसकी योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में यहाँ पर जाना गया, उसको क्लियर हो गया, नोन एज पंचायती राज। ठीक है, अब देखते हैं अशोक मेहता समिति जो है कब बनी, कब आई नजर में, 1977 में गठन हुआ इसका, दिसंबर में। अब क्या हुआ दिसंबर 1977 में कि जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया और इस कमेटी ने किसने, अशोक मेहता कमेटी ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में पतोन्मुख क्या पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित, जो खत्म होने जा रही थी उस वक्त देश में पंचायती राज पद्धति को फिर से जीवित किया और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें भी इन्होंने इसमें दी थी। किसने, अशोक मेहता ने, तभी तो इसका नाम अशोक मेहता कमेटी है ना। जीवी के कमेटी यानी कि GV राव समिति जो है 1985 में हुई थी। The committee to review the existing administration arrangement for rural development and poverty alleviation programs under the chairman of GV Rao was appointed by the Planning Commission in 1985। समझिए इसको ऐसे कि ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम उस वक्त चलाया जाता था, उसकी समीक्षा करने के लिए मौजूदा जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में GV राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति पर इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया जो दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायती राज से जो विच्छेदित हो गई थी, अब विकास प्रशासन के लोकतंत्रीकरण के विपरीत, उसके ऑपोजिट, उसके नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई हैं और परिणाम स्वरूप इसे बिना जड़ की घास कहा गया था। यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा कब ऐसा कहा गया था कि व्हाट इज एप्लिटी कॉल्ड ग्रास विदाउट रूट्स, कब क्या कहा गया था, बिना जड़ की घास कहा गया था। चलिए, LM सिंघवी कमेटी जो थी कब हुई थी, 1986 में। 1986 में आप देखेंगे राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए, लोकतंत्र उसके यानी कि किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर देखिए किसकी बात कर रहा है, रेविटेलेशन की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का फिर से एक पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया और वो थे किसकी अध्यक्षता में, सिंघवी की अध्यक्षता में। LM सिंघवी समिति ने 27 नवंबर 1986 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा यहाँ पर की थी। कब, 27 नवंबर 1986 को। फिर इसके बाद लिखा है थुंगन समिति जो बनी थी 1988 में। इसमें क्या कहा गया था कि संसद की सलाहकार समिति की उप समिति जो PK थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक, किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव की बात, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, यहाँ पर राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से इसको गठित किया गया। इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर सुझाव भी दिए गए थे। गाडगिल समिति वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है। 1988 में देखेंगे, 1988 में VN गाडगिल की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था और इस समिति से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है।
ठीक है। द कमिटी ऑन पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1988 बाय द कांग्रेस पार्टी अंडर द चेयरमैन ऑफ वी.एन. गार्गे। दिस कमिटी वाज आस्क्ड एंड कंसीडर्ड द क्वेश्चन हाउ बेस्ट पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कुड बी मेड इफेक्टिव। ठीक है, देखिए हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप को अगर आप पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे जो है इसमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे रहता है, कुछ वीडियोस क्विज हो गया, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि तैयारी मजबूत कर सकें अपनी तैयारी को। बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल संरचना हमें पढ़ना है। बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है, बहुत बार इसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी में, ये कुछ फेवरेट पार्ट्स रहते हैं पॉलिटी के जो एग्जामिनर हमेशा जो है पूछता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, द क्वेश्चन वेदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 केम फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद इन अ ईयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमिंग इनटू फोर्स। ध्यान दीजिए, संविधान के जो अनुच्छेद है ना 368 के अंतर्गत संसद क्या करता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं, यह विषम संविधान लागू होने के 1 वर्ष के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचार के लिए मुद्दा आया। अब इन द शंकरी प्रसाद केस आप देखेंगे, शंकरी प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है सारे मामले, ध्यान दीजिएगा। शंकरी प्रसाद मामले जो है वो 1951 में आया। फिर इसमें क्या हुआ कि पहला संशोधन अधिनियम 1951 में ही हुआ था ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसको संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई इसके द्वारा, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। क्लियर है। द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 ऑल्सो इंक्लूड्स द पावर एंड अमेंडेड फंडामेंटल राइट्स। वही चीज यहाँ पर कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद के अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही फंडामेंटल राइट्स को संशोधन की शक्ति निहित है। द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 इंक्लूड्स ओनली ऑर्डिनरी लॉज नॉट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें देखेंगे आपकी अनुच्छेद जो 13 है उसमें विधि शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां या कानून ही आते हैं, जिससे संवैधानिक संशोधन अधिनियम नहीं है। इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर भौतिक अधिकारों को संचित कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस भी यहाँ पर ले सकती है। लेकिन गोलकनाथ केस में अब क्या हुआ 1967 में कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाली स्थिति बदल दी और इस मामले में 17वें आप देखेंगे संशोधन अधिनियम कब हुआ था 1964 में, उसकी संवैधानिक वैधानिकता को चुनौती दे दी, जिसमें 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्रवाइयों को इसमें छोड़ दिया गया था। एग्जैक्टली यहाँ पर वही चीज बताई गई है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट रूल द फंडामेंटल राइट्स आर गिवन द ट्रांससेंडेंटल एंड इम्यूटेबल एंड पोजिशन एंड हैंस द पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रिज टू टेक अवे एनी ऑफ दीज राइट्स। यहाँ पर क्या बोला गया है कि देखेंगे आपकी सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिकली यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को जो है ट्रांसडेंटल की बात करें, लोकोत्तर और अपरिवर्तनीय यानी कि इम्यूटेबल स्थान प्राप्त है। इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में ना तो कटौती कर सकती है और ना ही किसी भौतिक अधिकार को यहाँ पर वापस ले सकती है। क्लियर हो गया है। द पार्लियामेंट रिएक्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द गोलकनाथ केस। अब देखिए क्या कहानी हुई कि देखिए गोलकनाथ केस में जो सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी उसकी प्रतिक्रिया में संसद ने 24th अमेंडमेंट जो आया था 1971 में इसको अधिनियमित किया और इस अधिनियम ने अनुच्छेद 13 तथा 368 में जो संशोधन कर दिया गया उसे घोषित किया कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद को फंडामेंटल राइट्स को सीमित और किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है, वापस लेने का राइट पावर है और ऐसा अधिनियम आर्टिकल 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर यही चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की है। However, in the केशवानंद भारती case, the Supreme Court overruled its judgment in Golaknath case. It upheld the validity of the 24th Amendment Act and stated that Parliament is empowered to abridge, to take away any of the fundamental rights. At the same time, it laid down a new doctrine of the basic structure of the Constitution. देखिए यहाँ पर क्या था कि केशवानंद भारती जो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को ओवर रूल कर दिया था, उसने 24th अमेंडमेंट 1971 की वैधता को बहाल रखा और व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है और देखा जाए तो किसी अधिकार को वापस भी ले सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नया सिद्धांत इसमें दिया कि संविधान की जो मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बताया। इसने व्यवस्था दी कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को ही बदलने की शक्ति नहीं देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ कि संसद जो है मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती अथवा मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। वही चीज यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या था कि इसके संविधान के जो मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी मामले में, यहाँ पर देखिएगा इंदिरा गांधी मामले में यहाँ पर 1975 जो केस था उसमें क्या हुआ, इंदिरा गांधी मामले में पुनः इसकी पुष्टि की और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 39th अमेंडमेंट 1975 में, ठीक है, इसके प्रावधान को रद्द कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। न्यायालय ने कहा था उस वक्त ये प्रावधान संसद की संशोधनकारी शक्ति के बाहर है
क्योंकि ये संविधान के मूल ढांचे पर जो है चोट करता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ यहाँ पर देखेंगे कि संविधान ने संसद को सीमित संशोधन अधिकारी शक्ति दे दी। हालांकि आप इसमें अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ था कि पूरा न्यायपालिका ने, माफी चाहती हूँ, यहाँ पर इस तरह से कुछ लिखा है कि पूरा न्यायपालिका द्वारा इसे नव आविष्कृत एक मूल संरचना के सिद्धांत की प्रतिक्रिया में संसद ने 42 अमेंडमेंट पारित किया और इस अधिनियम में आर्टिकल 368 को संशोधित कर घोषित कर दिया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है किसी भी आधार पर, चाहे वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन ही क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है कि हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स जो केस था 1980 में, यहाँ पर क्या हुआ, इस प्रावधान को अमान्य कर दिया क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था, जो कि संविधान की मूल विशेषता है। और आर्टिकल 368 से संबंधित इस मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को इस मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने व्यवस्था दे दी थी। ठीक है, यही सब चीजें दी गई हैं। इसके बाद आप देखते हैं इसमें वापस से कि जो यहाँ पर पुनः जो वामन राव केस था, यहाँ पर आप आगे थोड़ा देखते हैं तो वामन राव मामले 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को मानते स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 में अर्थात केशवानंद भारती मामले में फैसले के दिन के बाद से अधिनियम में संविधान संशोधनों पर ये लागू होगा। बेसिकली सारी चीजें मोटी मोटी यहाँ पर थी। अब इसके जो एलिमेंट्स थे देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर्स के, वो क्या क्या थे, हमें थोड़ा सा इस पे नजर डालनी होगी क्योंकि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इसमें कहा कि वर्तमान स्थिति यह है कि संविधान जो संसद है वो आर्टिकल 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित ना हो। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें दी गई। अब कॉन्स्टिट्यूशन एलिमेंट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप देखेंगे कि यहाँ पर मूल संरचना, निम्नलिखित जो मूल संरचना उसके तत्वों की पहचान की जा सकती है। इसमें जैसे क्या क्या एलिमेंट्स दिए गए, संविधान की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेन डेमोक्रेटिक Republican nature of the Indian polity, secular character of the Constitution, separation of power between the legislature and the executive and the judiciary, federal character of the Constitution, unity and integrity of the nation, welfare state, socio-economic justice, judicial review, freedom and dignity of the individual, parliamentary system, rule of law, harmony and balance between the fundamental rights and directive principle of the equality, free and fair elections, independence of the judiciary, limit powers of parliament and to amend of the constitution, effective access to justice, principles underlying fundamental rights, power of the Supreme Court under article 32, 136, 141 and यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए इसके 32, 136, 141 एंड 142 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए ये सब किससे संबंधित है, ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल्स दिए गए हैं। अब आप देखते हैं यहाँ पर हाई कोर्ट की पावर्स की भी किसी में बात की गई है ना, 226, 247 में। ठीक, अब समझ आ गया। चलिए देखिए अब क्या आप यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर कुछ देखिए केसेस दिए गए, वही चीज जैसे मैंने ऊपर बताई थी वहीं पर दिया गया है। इंदिरा गांधी मामला हो गया, इनको शॉर्ट फॉर्म में दे दिया गया है। तो हम इसको देखिए, इसमें क्या क्या चीजें बोली गई थी वो सब दिया है। इसमें मूलभूत ढांचे के जो एलिमेंट्स है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किए गए थे, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर उसके केशवानंद भारती केस 1973 में मौलिक अधिकारों के मामले से संबंधित जो है काफी फेमस है। इसमें देखेंगे संविधान की सर्वोच्चता हो गया, संविधान की धर्मनिरपेक्ष चरित्र हो गया, संविधान का संघीय चरित्र हो गया, भारत की संप्रभुता, एकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, जनादेश, संसदीय प्रणाली, यही सब चीजें यहाँ पर दी गई। हेल्थ दैट प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें माना कि प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है। इंदिरा नेहरू गांधी केस जो 1975 में हुआ था, चुनावी मामलों के नाम से विख्यात है ये। इसमें भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है। व्यक्ति की परिस्थिति और उसके अवसर की समानता, धर्मनिरपेक्षता, आस्था और धर्म की स्वतंत्रता, कानून की सरकार और लोगों की सरकार नहीं है। ठीक है, इसका न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू इसके अंतर्गत लाया गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो लोकतंत्र में अंतर्निहित है। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में हुआ था। इसमें देखिए संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति को लाया गया था। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच जो है वो संतुलन की बैलेंस की बात की गई थी यहाँ पर। चलिए, सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड जो केस था, मामला था, वो न्यायिक तक प्रभावी पहुंच था। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट देखते हैं पी संबा मूर्ति जो मामला था 1987 में, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर लाया गया। दिल्ली जस्टिस जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन यहाँ पर देखें तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, 144, 141 एंड 42 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की पावर्स की बात की गई। इंदिरा साहनी मामला 1992 में जो हुआ था, रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के शासन की यहाँ पर बात की गई थी, इसलिए लाया गया था। कुमार पद्म प्रसाद मामला न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर देखा गया है। रघुनाथ राव केस 1993 में, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। एसआर बॉम्बे केस वेरी इंपॉर्टेंट, समानता का सिद्धांत, भारत की एकता और अखंडता। ठीक है,
सॉरी, यहाँ पर मैं माफी चाहूंगी, यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पर जो बम्बई मामला था उसमें क्या था कि संघवाद और देखेंगे धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, राष्ट्र की एकता, अखंडता, सामाजिक न्याय, न्यायिक समीक्षा इत्यादि चीजें बोली गई हैं। फिर देखते हैं हम इसमें नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, IR कोलू जो मामला था, यहाँ पर देखिए IR कोलू मामला जो था वो किससे संबंधित 2007 में आया था, 9वीं अनुसूची के मामले के रूप में संबंधित चर्चित है। काफी ध्यान दीजिए, कानून का शासन, इसमें शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकारों का आधारभूत सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा, समानता का सिद्धांत इत्यादि चीजें दी गई है। राम जेठमलानी केस जो हुआ था 2011 में, इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए इसमें क्या था कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां बताई गई थी। फिर आप देखेंगे LIC ऑफ इंडिया केस जो हुआ था 1995 में, इसमें द सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड दैट प्रेम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। ये सब चीजें दी गई है। चलिए, ये सब चीजें हो गई। अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज पे ध्यान देंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने सारे केसेस पढ़े, किसके अंतर्गत क्या लाया गया, कब क्या बोला गया। अब हम पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य क्या है, मूल कर्तव्य क्या है। तो इसमें मोटा मोटा समझना है कि देखिए इसमें जो है 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्य को संविधान में लेटर इन 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजंस वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2002 वन मोर फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड। 2002 में एक और मूल कर्तव्य इसमें जोड़ा गया। ठीक है, अब देखेंगे भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को पूर्व से रूस के संविधान से प्रस्तावित होकर लिया गया है। और इसमें आप देखेंगे जैसे लोकतांत्रिक देश हो गए, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधानों में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषित जो है वो नहीं किया गया है। ठीक है, 1976 आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिससे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों, उनकी आवश्यकताओं आदि के संबंध में यहाँ पर संस्तुति प्रस्तुत की थी। वो चीज बता रहे हैं यहाँ पर। द कमेटी रिकमेंडेड इन द इंक्लूजन ऑफ द सेपरेशन चैप्टर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट स्ट्रेस दैट सिटीजंस शुड बिकम कॉन्शियस दैट इन एडिशन टू द एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स दे ऑल्सो हैव सर्टेन ड्यूटीज टू परफॉर्म एज वेल। यहाँ पर क्या कहा गया था कि समिति ने सिफारिश की संविधान के मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए। इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपनी ड्यूटीज को भी अच्छे से निभाना आना चाहिए। और वहीं सेंट्रल में क्या हुआ, यहाँ पर देखिए 42 अमेंडमेंट की बात करें कि केंद्र में कांग्रेस सरकार ने सिफारिश को स्वीकार करते हुए 42 अमेंडमेंट जो था 1976 को लागू किया। इसके माध्यम से संविधान में एक नया पार्ट जोड़ा गया। पार्ट का नाम था 51A। ठीक है, इसमें नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था जिसका नाम था 51A। यहाँ पर वही चीज दी गई है। ठीक है, पार्ट 4A जोड़ा गया था। आर्टिकल उसमें कौन सा 51A था। ठीक है, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 जो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया गया था। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर स्वर्ण सिंह जो कमेटी सजेस्ट की गई थी, संविधान में 8, यद्यपि संविधान जो स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42 अमेंडमेंट के द्वारा जो 1976 में हुआ था उसमें 10 मूल कर्तव्यों को यहाँ पर जोड़ दिया गया था। क्लियर हो रहा है। चलिए, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो 51A आर्टिकल में आपके आती हैं, उसमें जो प्रत्येक नागरिकों के क्या क्या कर्तव्य होंगे यहाँ पर उनको मेंशन किया गया है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से इसको समझ के संविधान का पालन करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श है उनको सजोए रखें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, सभी लोगों को समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना से निर्माण करें। ठीक है, प्रमोट टू हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, द वैल्यू एंड द प्रिजर्व्स ऑफ विच रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री। ऑब्वियसली बात है, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत झील, नदी, वन्य जीव है, रक्षा करें उनका। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विकास करें। इसके बाद आप देखते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। टू स्ट्राइव, देखेंगे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए 11 क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यह कर्तव्य 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। यही 11th जो है ड्यूटी है जो उसमें जोड़ा गया था बाद में, है ना। इसी की बात बार बार की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं। भारतीय संविधान में रिट क्या होते हैं, रिट के प्रकार क्या होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज रिट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर इसको देखना है कि रिट जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का एक लिखित जो है आदेश होता है। रिट्स आर द रिटन ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दैट कमांड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर इंडियन सिटीजन अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। सीधी सी बात है, जो भारतीय नागरिकों को उनके फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के खिलाफ संवैधानिक उपचार का आदेश देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट इसमें क्या कहता है 226 के अंतर्गत इसको रिट जारी करते हैं।
यही आप देखते हैं कि इन रिट को अंग्रेजी कानून में लिया गया था, जहां इन्हें विशेषाधिकार रिट कहा जाता है। ठीक है, एम्पावर ऑफ एनी अदर कोर्ट्स इन इशूज द रिट्स। यहाँ पर देखिए, आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया था, दीज आर रिट्स बोरोड फ्रॉम द इंग्लिश। ठीक है, इन्हें अंग्रेजी कानून से लिया गया है। दे आर नोन एज प्रेरोगेटिव रिट्स, जो है वो हमारे विशेषाधिकार रिट कहा जाता है। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता है और जिन्हें अभी भी न्याय का झरना कहा जाता है। और आगे चलकर हाई कोर्ट ने रिट जारी करना प्रारंभ कर दिया और ये रिटें ब्रिटिश लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए असाधारण उपचार थी उस वक्त में। द रिट्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? बंदी देखिए, हैबीस कॉर्पस एंड मैंडामस, इसके बाद प्रोहिबिशन, सर्टियोरिटी एंड क्यो वारंटो की बात की गई है, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार रक्षा, यहाँ पर रिट्स हैं। ये पूछा गया, इनके बारे में डिटेल में सेंटेंसेस दिए जाते हैं एग्जाम्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। The meaning and scope of the different kinds of writs mentioned in Article 32 and 226 in the Constitution, अनुच्छेद 32 और 26 में उल्लेखित जो विभिन्न रिट है, उनके अभिप्राय, उनके क्षेत्र क्या क्या है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखिए इन डिटेल्स क्या है ये। जैसे पहला लिखा हुआ है यहाँ पर हैबीस कॉर्पस, जो है यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को आप देखना है हमें डिटेल में। इसमें क्या होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को लैटिन भाषा से लिया गया, उसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत करना। ठीक है, टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, शरीर को प्रस्तुत करना। यह उस व्यक्ति से संबंध में न्यायालय द्वारा एक जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है और उसे न्यायालय के सामने यहाँ पर प्रस्तुत करना है। क्लियर है। चलिए दूसरा देखिए क्या है, मैंडामस है, यानी कि परमादेश क्या होता है। तो परमादेश का शाब्दिक अर्थ आप देखेंगे वी कमांड, मतलब हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी यहाँ पर किया जाता है। तो इसके बाद देखेंगे सबके द्वारा इसको जो है वो जारी किया जाता है सार्वजनिक रूप से, ताकि उनके कार्यों और उनके नकारने के संबंध में उनसे पूछा जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम और अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य से जो है वो यहाँ पर जारी किया जा सकता है। बेसिकली यही सब चीजें इसमें है, मेन हमें ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोहिबिशन की यहाँ पर बात की गई, यानी कि प्रतिषेध क्या होता है। तो प्रतिषेध आप देखेंगे इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, रोकना है। ठीक है, रोकना है, इसका मतलब यहाँ पर क्या दिया गया, रोकना है। टू फॉरवर्ड की बात करा है, इसका मतलब है। ठीक है, आप देखेंगे कि इसे किसी हाईकोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या किसी अधिकरण को अपने न्याय क्षेत्र से हाईकोर्ट के यानी कि उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए इसको जारी किया जाता है। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, ठीक है, वैसे ही सक्रिय नहीं रहता है। और प्रतिषेध जो है संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं। तो रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। इट्स नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज। क्लियर हो रहा है ना। सर्टियोरिटी आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, उत्प्रेषण की बात करता है ये रिट। तो उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है, प्रमाणित होना या सूचना देना, दैट मीन्स टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म। आप इसमें देखेंगे कि एक हाईकोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को या लंबित मामले जो है उनके स्थानांतरण को सीधे या पत्र द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा देखेंगे न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर इसको जारी किया जा सकता है। और इस तरह से जो हमारा प्रतिषेध से हटाकर जो कि केवल निवारक है, उसमें प्रेशर निवारक और सहायक दोनों की तरह ये होता है। ये चीज यहाँ पर दी गई है। आइए लास्ट में देखते हैं क्वा वारंटो क्या होता है, अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा का बेसिकली इसमें आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे कि किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, बाय व्हाट अथॉरिटी। और वारंट यहाँ देखेंगे कि इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। और ये किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने से रोकता है। और रिट को पूरक सार्वजनिक कार्यालय के मामले में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो। यहाँ पर वही चीज बोल रही है, बाय स्टैट्यू और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इशूड इन केस मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस। अनलाइक द अदर फोर रिट्स दिस कैन बी सॉट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन, नॉट नेसेसरली बाय द अग्रीड पर्सन। क्लियर हो गया है। चलिए अब यहाँ क्या कह रहा है, द रिट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ हाई कोर्ट इन 3 रिस्पेक्ट्स। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो रिट है ना, न्यायिक क्षेत्र उनके है, वो हाई कोर्ट से 3 प्रकार से कैसे भिन्न है वो यहाँ पर देखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स अगेंस्ट अ पर्सन और अ गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, whereas a high court can issue writs against a person residing or against a government or authority located with its territorial jurisdiction only or outside its territorial jurisdiction only if the cause of action arise within the territorial jurisdiction 50 jurisdiction। ठीक है,
इसको देखिए ऐसे समझा कि जो सुप्रीम कोर्ट है किसी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट यहाँ पर जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट क्या करता है, केवल संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य को या किसी यदि मामला दूसरे राज्य से संबंधित हो तो वहां के खिलाफ ही जारी कर सकता है। तो इस तरह रिट जारी करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, क्षेत्रीय न्यायाधिकार ज्यादा विस्तृत होता है। यहाँ देखेंगे द सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, वेयर एज अ हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स नॉट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल बट ऑल्सो फॉर एनी अदर पर्पज। यहाँ देखिए क्या बेसिकली इसमें बोला गया है कि जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट इसके अलावा किसी और उद्देश्य को लेकर भी इसे जारी कर सकता है। ठीक है, इसमें यही चीज बताई गई। आप फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि उपचार अपने आप में मूल अधिकार है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अपने रिट जो है न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता। ठीक है, उसको नकार नहीं सकता है वो। इसके बाद आप देखेंगे दूसरी ओर जो आर्टिकल 226 है ये किससे, हाई कोर्ट से संबंधित है। इसके उपचार हेतु विवेकानुसार है और इसीलिए हाई कोर्ट अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है। और आर्टिकल 32 डज नॉट मर्ली कॉन्फर पावर ऑन द सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद जो 32 है वो सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों के संबंध में हाई कोर्ट को प्राप्त आर्टिकल जो 226 के तहत शक्ति प्रदान नहीं की जाती है और इस तरह सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों की रक्षक एवं गारंटी देने वाला बनाया गया। दैट्स व्हाई द सुप्रीम कोर्ट इज thus constituted as a defender and guarantor of the fundamental rights। क्लियर हो गया है। चलिए अब यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर पहले संवैधानिक निकाय दिए गए हैं तो वो कौन कौन से, निर्वाचन आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, वस्तु एवं ये जीएसटी परिषद जो है, जीएसटी काउंसिल है वो है यहाँ पर। ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए आयोग यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर बीसीज यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करा है, बैकवर्ड क्लासेस की बात करा है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग। फिर इसके बाद देखेंगे भारत के ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, एडवोकेट जनरल ऑफ द इंडिया हो गया, राज्य का महाधिवक्ता हो गया। ये सब क्या है, संवैधानिक निकाय है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि गैर संवैधानिक निकाय कौन कौन से, जैसे नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, स्टेट ह्यूमन राइट्स हो गया, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी हो गया यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हो गया, लोकपाल लोकायुक्त हो गया, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण हो गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो गया, नेशनल डिजास्टर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हो गया। तो ये सब चीजें जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ध्यान रखिए, डायरेक्ट इनमें मैच द फॉलोइंग ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इस तरह से इसमें पूछा जाता है। दोनों चीजों में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें पढ़ ली, जैसे गैर संवैधानिक, संवैधानिक निकाय यानी कि संवैधानिक और सांविधिक निकाय के बारे में यहाँ पर बताया गया जो संवैधानिक नहीं है। तो डिफरेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और इसके बाद देखेंगे स्टैट्यूटरीज बॉडीज जो होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है। कि संवैधानिक निकाय क्या होते हैं कि संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के तहत जिन निकायों का उल्लेख किया गया हो उन्हें संवैधानिक निकाय माना जाता है। इन निकायों को, इन मतलब बॉडीज को सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से शक्ति प्राप्त होती है और इन बॉडीज के तंत्र में किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। तो आपको बता दिया कौन कौन से संवैधानिक निकाय हैं। चलिए अब देखिए इसमें जो स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि सांविधिक निकाय क्या है, वह बॉडीज जिन्हें संसद के अधिनियम के या राज्य विधान द्वारा गठित किया जाता है और इसकी स्थापना प्रायः विशेष कार्यों को करने के लिए की जाती है। किसकी बात कर रहे हैं, सांविधिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी। पहले क्या बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अब हम बता रहे हैं स्टैट्यूटरी बॉडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी स्थापना प्राय विशेष कार्य को करने के लिए की जाती है जिसमें सरकार का मानना है कि परंपरागत विभागीय संरचना के बाहर अत्यधिक प्रभावपूर्ण तरीके से निष्पादन हो सके। इसलिए सांविधिक निकायों में मंत्रिमंडलीय नियंत्रण उनके अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुपात में होता है। ठीक है, तो समझ आ गया ये चीजें आपको। चलिए इसको हम यहाँ पर देख लीजिए, हो गया है। आगे देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यहाँ पर कुछ दी गई हैं आपको, यानी कि क्या दिया गया है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की यहाँ पर बात करा है। देखिए क्या है, अब इसमें देखते हैं हम यहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए आगे संवैधानिक निकाय में क्या क्या है, जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, ठीक है, इसका संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, वित्त आयोग हो जाएगा इसमें। ये सब क्या, संवैधानिक वस्तु एवं सेवा कर, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग हो गया, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग हो गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, भाषा अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकार हो गया, ठीक है, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी हो गया और महाधिवक्ता। ये सब क्या है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए तो इसमें हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन की बात यहाँ पर की जा रही है पहले, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए इलेक्शन कमीशन में निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया है और ये आर्टिकल 324 पार्ट 15 में कॉन्स्टिट्यूशन में है। निर्वाचन आयोग जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और अन्य आयुक्तों से मिलकर बनता है। ये द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज 6 years till the age of 65 years. Since its inception in 1950 till 15th October 1989, the election commission functioned as a single member body
कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसमें क्या हुआ था कि 1950 में से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर ऑन 16 अक्टूबर आप देखेंगे यहाँ पर कि 16 अक्टूबर 1989 को वापस हम देखते हैं कि जो मत देने की आयु है 21 से 18 वर्ष कर देने के बाद राष्ट्रपति ने आयोग के काम के भार को कम करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया। इसके बाद आयोग बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त और शामिल हो गए। ठीक है, हालांकि 1990 में आप देखेंगे कि 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया और स्थिति एक बार पहले जैसी हो गई। तो एक बार फिर अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद से अब तक आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है, जिससे 3 निर्वाचन आयुक्त भी यहाँ पर होते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण संस्था है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, वही पढ़ रहे हैं ना। तो संविधान के 14वें भाग में 14th आप पार्ट में देखेंगे आर्टिकल 315 टू 323 तक संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्ति, कार्य के अलावा इसके संगठन, सदस्यों की नियुक्ति, बर्खास्तगी इत्यादि का विस्तार से वर्णन किया गया है। आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स जो भी इनकी एज पहले हो उसमें पद धारण करते हैं और वह कभी भी प्रेसिडेंट को संबोधित करके अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं और उन्हें कार्यकाल के पहले भी प्रेसिडेंट द्वारा संविधान वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें हटाया जा सकता है। देखिए इसमें लिखा ना, द यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद देखते हैं प्रेसिडेंट, इसमें क्या है, राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में यूपीएससी के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। कब कब? देखिए, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या किसी दूसरे कारण से नहीं कर पा रहा हो। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव चेयरमैन और एनी अदर मेंबर ऑफ द यूपीएससी ऑफिस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया, पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी वेतन में नियोजित हो। ठीक है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष, जो राष्ट्रपति है आयोग के अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी उन्हें जो है वो निकाल सकता है भाई, है ना। तो ऐसे मामले में प्रेसिडेंट को यह मामला जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना होता है। चलिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की क्या बात कर रहा है, राज्य लोक सेवा। इसमें राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग होता है। संविधान के 14th पार्ट में आर्टिकल 315 से 323 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, जिसे राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। इनकी सदस्य संख्या का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। संविधान में राज्यपाल को अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार होता है और ये जो अध्यक्ष और सदस्य जो पद ग्रहण करते हैं वो जिस डेट को पद ग्रहण करें वो 6 ईयर्स की अवधि के लिए होता है या फिर 62 ईयर्स की जो इनकी एज हो, जो भी पहले हो तब तक रहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद चलिए हम वित्त आयोग पर आते हैं। यहाँ पर वित्त आयोग पर फाइनेंस कमीशन पर हम देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर चलिए फाइनेंस कमीशन की बात की जा रही है। आर्टिकल 328 में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन प्रोवाइड्स फॉर अ फाइनेंस कमीशन एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, यानी कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है और इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार से पहले किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, वही चीज यहाँ पर कही गई है। फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट चेयरमैन, 4 अदर मेंबर्स टू अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, दे होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इन हिज ऑर्डर, दे आर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटीज authorize the parliament to determine the qualification of member of the commission and the manner of the which they should be selected. Accordingly, the parliament had specified the qualification of the chairman and a member of the commission. ठीक है, भारत के संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई है कि वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद की संतुलन की भूमिका निभाएगा। इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब तक जो गठित किए गए वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष कब से कब तक रहे हैं। ठीक है, रिपोर्ट के क्रियान्वयन का वर्ष क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम इस पे देखते हैं। इसमें जो है हम वर्तमान का देखते हैं और स्टार्टिंग के 2-3 देखेंगे। जैसे फर्स्ट में केसी निगोई 1951 और इनको नियुक्ति वर्ष इनका था, रिपोर्ट जमा करने का वर्ष इनके पास 1952 में था, तो इनका रिपोर्ट का क्रियान्वयन वर्ष कितना हुआ 1952 से 57 के बीच में। सेकंड का केस संथानम है। इसके बाद हम यहाँ पर लास्ट में देखते हैं जो हमारे 14 लेटेस्ट हम देख सकते हैं। जैसे 13 जो थे डॉक्टर विजय केलकर थे, 2017 में इनकी नियुक्ति वर्ष था। रिपोर्ट जमा करने का इनका वर्ष 2009 था। 2010 से 2015 तक का इन्होंने जो है वो क्रियान्वयन इनका वर्ष रहा है। ठीक है, टेन्योर इनका रहा है 14 में वाई रेड्डी 2013, 2014 में, 2015-20 में इन्होंने जो है रिपोर्ट के क्रियान्वयन का वर्ष किया है। 15 में जो अभी है एनके सिंह 2017 में ये इनका नियुक्ति वर्ष था। एक्सपेक्टेड है इनका 2020, लेकिन 2020 और 2026 के बीच में इनके क्रियान्वयन का वर्ष रखा गया है। ठीक है, देखिए चलिए देखिए अब हम किसके बारे में बात करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल्स के बारे में, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद के बारे में। तो ये किस अमेंडमेंट के अंतर्गत आता है, 101 अमेंडमेंट एक्ट कब था, ये लाया गया था 2016। इसके बाद देखेंगे कि देश में एक नई कर प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया गया था जिसे जीएसटी बोला गया। तो संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया
देखिए, द अमेंडेड इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 279A इन अ कॉन्स्टिट्यूशन. दिस आर्टिकल एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ जीएसटी काउंसिल बाय ऑर्डर. यहाँ पर क्या हुआ था कि संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया. इसलिए अनुच्छेद जो था राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा जीएसटी काउंसिल की स्थापना के लिए शक्ति देता है. ठीक है, इसी के अनुसार प्रेसिडेंट ने 2016 में अपने आदेश के द्वारा काउंसिल की यहाँ पर स्थापना की थी. इसके बाद आप देखेंगे द सेक्रेटरीट ऑफ द काउंसिल इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली. ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सचिवालय कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली में है. केंद्रीय राज्य सचिव का काउंसिल पदेन सचिव होता है. द काउंसिल इज द ज्वाइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट आर कंसिस्ट द फॉलोइंग ऑफ मेंबर. यहाँ पर देखेंगे कि जो काउंसिल केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त फोरम है जिससे निम्नलिखित सदस्य होते हैं, जैसे केंद्रीय वित्त मंत्री हो गए, उनके अध्यक्ष हो गए, राजस्व और वित्त के प्रभावी केंद्रीय राज्य मंत्री हो गए. वहीं देखेंगे आपकी प्रत्येक राज्य के जो वित्त और करारोपण के और अन्य जो राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य विभाग के मंत्री हैं वो इसमें आते हैं. वहीं देखेंगे कि काउंसिल के राज्यों के नामित सदस्य आपस में किसी को भी काउंसिल का उपाध्यक्ष चुनते हैं इसमें. ठीक है, ये सब चीजें इसमें दी गई हैं. चलिए देखिए, यहाँ पर यही सब दिया, मेंबर ऑफ द काउंसिल फ्रॉम द स्टेट हैव टू चूज वन अमंग देमसेल्व्स टू बी वाइस चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल. दे कैन ऑल्सो डिसाइड हिज टर्म्स. ठीक है, यहाँ पर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, सारी चीजें यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं. चलिए, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया है. मैं आशा करती हूँ आगे की वीडियो में हम थोड़ा और आगे का पढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी इसको पूरा करेंगे ताकि आप जल्दी से इसको रिवाइज कर सके एग्जाम के आने से पहले. इसी के साथ आप सब अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अच्छे से खाइए पिए और टाइमली पढ़िए. एक टाइम टेबल बनाइए ताकि इन चीजों को टाइमली अगर रिवाइज करेंगे तभी इनका बेनिफिट आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिल सकेगा. बस हमारी यही कामना है. इसी तरह से बढ़ते रहिए, आगे चलते रहिए और हमारी वीडियोज को कंटिन्यू देखते रहिए. शुक्रिया.